हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेशन। और इससे ना हर बार सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन मैंने लिए हैं प्रीवियस ईयर के, वो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और ये जो क्लास होगी ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, तो आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं आप आराम से इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी चीज़ें डिटेल में ही पूछी जा रही हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस स्टार्ट की हैं। अभी हम इसमें बायोलॉजी कवर कर रहे हैं, इसके बाद आने वाले टाइम में हम सारे सब्जेक्ट एक एक करके कवर करेंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, कैसे यहाँ पे जो हम सांस अंदर ले रहे हैं तो डायफ्रैग्म नीचे जा रहा है, सांस अगर आप बाहर छोड़ते हैं तो डायफ्रैग्म ऊपर जाता है। और इसके अलावा ये साइड में जो आप देख रहे हैं CO2 और O2 जहाँ पे लिखा है, ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे ही गैसियस एक्सचेंज होता है। इसी के बारे में चीज़ें हमें डिटेल में पढ़नी हैं। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन को सुनते ही दिमाग में ये आता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन ये कहानी इतनी ही नहीं है, इसके आगे भी है। सांस हम जो अंदर लेते हैं, जो बाहर करते हैं, यानी कि इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, वो होता है ब्रीदिंग। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू एंड एक्सपेलिंग इट फ्रॉम द लंग्स, यानी कि फेफड़े में हवा लेना और उसे बाहर निकालना, ये जो प्रोसेस होता है ये ब्रीदिंग कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने रेस्पिरेशन, हिंदी में इसको कहते हैं श्वसन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी के बनने के लिए जो गैसियस एक्सचेंज होता है उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें एक ही ऑर्गन काम नहीं करेगा, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, उसको भी हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप ना इमेज देखिए, इससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये इमेज है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा नोज, यानी कि नॉस्ट्रिल आते हैं सबसे पहले। उसके बाद आप देखेंगे नेसल कैविटी होगा, फेरिंग्स होगा, लैरिंग्स होगा। उसके बाद ये जो विंड पाइप आप देख रहे हैं ये ट्रैकिया है। इसके अलावा ये है लंग, और लंग्स के आप आसपास ये देख रहे होंगे ना, ये कवरिंग होती है, ये प्लूरा होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो शाखा ऐसे बटी हुई है ना ब्रांच की तरह, इसको ब्रोंकस कहते हैं। और इसके आगे भी जो फर्दर डिवीज़न होता है उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ये पूरा है आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, यानी कि श्वसन के प्रकार। तो सबसे पहला टाइप इसका होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि बाह्य श्वसन होता है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि वो रेस्पिरेशन जो कि लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच में होती है, जहाँ पे आपकी एनर्जी का यूज़ हो रहा होता है, उसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। सेकेंड इसका टाइप है इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि अंतः श्वसन। ये जो श्वसन होता है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, यानी कि खर्च होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। और अगर आपसे पूछे कि एनर्जी किस फॉर्म में जनरेट होती है, तो एनर्जी ATP के फॉर्म में जनरेट होती है। और ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्गन कौन कौन से हैं जो रेस्पिरेशन में काम आते हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ ऑर्गन ऊपर की तरफ हैं, कुछ ऑर्गन नीचे की तरफ हैं। यानी कि अगर हम बात करें नोज एंड नेजल कैविटी की, फेरिंग्स की एंड लैरिंग्स की, तो इसको हमने डिवाइड किया है अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में, यानी कि जो ऊपर की तरफ स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि वो हमारे रेस्पिरेशन के ऑर्गन जो कि नीचे की तरफ स्थित हैं, जैसे कि ट्रैकिया, जिसको कि हम सिंपल लैंग्वेज में विंड पाइप कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 ब्रोंकस, जो ऐसे शाखाओं की तरह बटा हुआ था ना, वही होता है ब्रोंकस। और इसी का जो फर्दर डिवीज़न होता है
उसको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। इसके बाद आते हैं एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। और ये जो पूरा लंग्स है ये तो आपका है ही, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। यहाँ पे डिवीज़न इसीलिए किया गया है ताकि चीज़ों को पढ़ना आसान हो। अब ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे मैंने इसका इमेज भी लगाया है जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये है नेसल कैविटी, उसके बाद यहाँ पे ये पूरा है फेरिंग्स, उसके बाद आता है लैरिंग्स, उसके बाद है ट्रैकिया। ये तो हो गए अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये है ट्रैकिया, ये है ब्रोंकस, ये है ब्रोंकियोल्स जो कि आगे इनका डिवीज़न होता है, और उसके अलावा ये हैं पूरे लंग्स, और यहाँ पे नीचे होता है डायाफ्रैग्म। यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में। इसमें भी जो सबसे पहला पॉइंट बनेगा वो होगा नोज़ एंड नेज़ल कैविटी, नासिका और नासिक गुहा के बारे में। ये जो नोज़ है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है और ये डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है आउटर एनवायरनमेंट के साथ में, यानी कि जो बाहरी वातावरण है उसके साथ इसका सीधा कांटेक्ट होता है। और अगर हम बात करें, अगर आप नोज़ को फ्रंट से देखेंगे तो वहाँ पे आपको 2 नॉस्ट्रिल्स दिखेंगे जहाँ से जो हवा होती है वो अंदर जाती है। इसके अलावा आपको ये पॉइंट याद रखना है, इनसाइड ऑफ नोज फाउंड स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कॉल्ड गॉबलेट सेल, यानी हमारा जो नोज होता है इसके अंदर में एक स्पेशल तरीके का सेल पाया जाता है, यानी कि कोशिका, जिसको हम गॉबलेट सेल कहते हैं। और ये गॉबलेट सेल क्या करती है, हमारे नोज के अंदर में म्यूकस को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो म्यूकस होता है ना हमारे नोज में, इसका भी एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लंग्स में एंटर करने की कोशिश करते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। सेकंड, यहाँ पे हम बात करेंगे फेरिंग्स के बारे में, जिसको कि कहते हैं ग्रसनी। फेरिंग्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये भी जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसी का पार्ट है। और ये क्या करता है, हमारे नोज से ऑक्सीजन को लेकर के लैरिंग्स के पास भेजता है। और इसकी नॉर्मल लेंथ होती है 12 से लेके 14 सेंटीमीटर तक, यानी कि फेरिंग्स की जो लेंथ है वो 12 से 14 सेंटीमीटर होती है। अब ये जो फेरिंग्स हैं इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इमेज भी मैं आपको इसका दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो फेरिंग्स है ना इसके 3 पार्ट होते हैं। बेसिकली ये जो होता है ना ये भी फेरिंग्स का ही पार्ट है। तो पहला होता है नेसोफेरिंग्स, यानी कि जो नाक से जुड़ा हुआ हो। ओरोफेरिंग्स जो कि ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ हो। और ये होता है हाइपोफेरिंग्स, या फिर इसी को हम लैरिंगोफेरिंग्स भी कहते हैं। इसका आप केवल नाम याद रखिएगा कि फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं लैरिंग्स की। लैरिंग्स जो होता है ये वॉइस बॉक्स कहलाता है, क्योंकि यहीं से हमारी जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं या फिर आवाज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो वो आता है लैरिंग्स से। लैरिंग्स का मेन फंक्शन होता है कि ये एयरवेज को, यानी जहाँ से हवा जा रही होती है उसको ये खाने से अलग रखता है। और कैसे ये अलग रख पाता है, तो लैरिंग्स का जो अपर साइड होता है वहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। और जब भी खाना हम अंदर लेते हैं तो ये उस रास्ते को बंद कर देता है ताकि वहाँ पे जो हमारा विंड पाइप है उसमें फूड ना जाए। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। इसमें सबसे पहला यहाँ पे आता है ट्रैकिया। ये जो ट्रैकिया होता है इसको श्वसन नली कहते हैं और ये लैरिंग्स से अटैच होता है। और इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो लंग्स से अटैच होता है। ये है ट्रैकिया। ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ये फेरिंग्स और लैरिंग्स से अटैच है, नीचे ये लंग्स से अटैच है। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ मेनी सी शेप्ड कार्टिलेज, यानी जो ट्रैकिया होता है जहाँ से सांस अंदर जाती है इसमें शी शेप के बहुत सारे ऐसे छल्ले बने होते हैं और ये कार्टिलेज के होते हैं। और ये इसलिए होते हैं ना ताकि जो हमारा ट्रैकिया है वो आपस में चिपके ना। अगर आपसे इसकी लेंथ पूछे तो इसकी नॉर्मल लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है सेकेंड पार्ट, वो होता है ब्रोंकाई। आपने देखा भी होगा इमेज में, ट्रैकिया से जब हवा लंग्स में जाती है तो वो छोटे छोटे ब्रांचेस में बट जाती है जिसको कि ब्रोंकाई कहते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप राइट की तरफ का जो लंग्स है वहाँ पे देखेंगे तो 3 ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट वाले लंग की तरफ आप देखेंगे तो केवल 2 ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। सबसे पहले मैं आपको ना इसका इमेज दिखा दूँ।
ये होता है एल्वियोलाई, यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, एल्वियोलाई इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। अगर आपसे पूछे कि फंक्शनल यूनिट यानी कि क्रियात्मक इकाई क्या होती है लंग्स की, तो वो होता है एल्वियोलाई। और ये जो एल्वियोलाई होते हैं ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी अंगूर की तरह, और ये एक्चुअल साइट होते हैं जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि इनके बिना रेस्पिरेशन नहीं हो सकता। और अगर आपसे पूछे कि दोनों लंग्स में लगभग कितने एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, तो मिलियंस की संख्या में होते हैं। 300 मिलियन एल्वियोलाई हमारे दोनों लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। ये जो लंग्स है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये स्पॉन्जी एयर फिल्ड कोन शेप का ऑर्गन होता है जो कि लोब्स में बटा होता है। कैसे बटा होता है ये अभी हम इमेज में देखेंगे। और हमारा जो लंग्स होता है वो प्रोटेक्टेड होता है एक लेयर के द्वारा, एक परत के द्वारा, जिसको हम कहते हैं प्लूरल लेयर। अब ये जो लेयर है इसके अंदर ना फ्लूइड भरा होता है, यानी कि लिक्विड सा एक सब्सटेंस भरा होता है, उसको हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। और अगर आपसे पूछे कि राइट वाला लंग कितने लोब में बटा होता है, तो ये 3 लोब्स में बटा होता है। लेफ्ट वाला लंग्स 2 लोब में बटा होता है। ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल्ड हैं और मैं डिटेल में इसी वजह से पढ़ा रही हूँ ताकि कि एग्ज़ाम में आप सारे तरीके के क्वेश्चन कर पाएँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो राइट वाला लंग है ये 3 लोब्स में डिवाइडेड है। पहला ये है, सेकेंड एंड ये थर्ड। अगर हम बात करें लेफ्ट वाले लंग्स की तो ये केवल और केवल 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं ना, ये है कवरिंग जिसको कि हम कहते हैं प्लूरल लेयर, और इसके अंदर भरा होता है प्लूरल फ्लूइड। यहाँ पे हमने बात की सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की वन बाय वन। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो रेस्पिरेशन ना 2 स्टेप्स इसके होते हैं, एक होता है ब्रीदिंग मैकेनिज्म और एक होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये डिफरेंस मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया। अगर हम बात करें ब्रीदिंग मैकेनिज्म की तो इसके बारे में चीज़ें मैंने डिटेल में लिख दी हैं, लेकिन इसके ना 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप इसका होता है सांस अंदर लेना और एक होता है सांस बाहर छोड़ना। सांस जब हम अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन, जिसमें कि हमारा जो डायफ्रैग्म होता है वो नीचे जाता है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन, जिसमें कि डायाफ्रैग्म ऊपर जाता है। ये चीज़ आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये एल्वियोलाई में होता है और ये 3 स्टेप्स में होता है। स्टेप्स का आपको नाम याद रखना है। पहला स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड थर्ड होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन को अंदर पहुंचाएंगे, उसके बाद सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, हमें एनर्जी मिलेगी, और थर्ड स्टेप आता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं उसको बाहर निकालते हैं। जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन को सबसे पहले जब अंदर पहुंचाते हैं एल्वियोलाई के पास, तो एल्वियोलाई क्या करता है, सारे ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है पूरे ब्लड में डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा। ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बनेगा। उसके बाद हमारे ब्लड में ये जो ऑक्सीजन है वो हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ में हीमोग्लोबिन के द्वारा पहुँचा दिया जाता है। अगला स्टेप यहाँ पे आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये सेल में होता है। सेल में क्या होता है, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन टूट जाता है ग्लूकोज में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है इसमें होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बना होता है इसका ट्रांसफ़र किया जाता है हार्ट में बाई वीन्स, यानी कि जो हमारी धमनियाँ होती हैं या नसें होती हैं सिंपल लैंग्वेज में, उसके द्वारा इस ब्लड को हार्ट में पहुँचाया जाता है। और हार्ट क्या करता है, इसी ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लंग्स के पास भेज देता है, और ये लंग्स जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर उसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। इस तरीके से होता है रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस। देखने में चीज़ें हमें बहुत सिंपल लगती हैं कि सिंपल सांस लेना है, सांस बाहर छोड़ना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। हमने यहाँ पे देखा कि जो हम सांस अंदर लेते हैं, जो बाहर छोड़ते हैं, उसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहते हैं, जिसको मिला करके हम ब्रीदिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले अगर हम बात करें इनहेल्ड एयर की, यानी कि जो भी हवा हम अंदर लेते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन हमारे लंग्स के पास जाता है, और इसमें ना
0.04% कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कि एक्सहेल्ड एयर, तो इसमें ऑक्सीजन जो होता है 16.4% ही होता है, क्योंकि बहुत सारा ऑक्सीजन हमारा लंग्स यूज़ करता है या फिर हमारी बॉडी यूज़ करती है एनर्जी जनरेशन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा बाहर निकाला जाता है और इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि श्वसन के प्रकार। इसके पहले हमने जो पढ़ा कि जो इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो तो ब्रॉडर कैटेगरी थी, ओवरऑल हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है इसमें हम बात करेंगे कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है रेस्पिरेशन तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है रेस्पिरेशन उसको कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है। ये पाइरूवेट क्या है? ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जब ये ग्लूकोज पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एटीपी भी जनरेट होती है, यानी कि एनर्जी जनरेट होती है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं, जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ पे ना एथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। अब इसका ना आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है कि ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन हो रहा है ये ईस्ट में होता है, और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्या होता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की कमी में भी रेस्पिरेशन हो जाता है। इसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। अब यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड बनता है इसी की वजह से मसल्स में क्रैम्प्स होती हैं, यानी कि ऐंठन होने लगती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो जिम करते हैं या फिर रनिंग करते हैं या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है, तो वहाँ पे ना लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और जब वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से क्रैम्प्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है एंड एनर्जी जनरेट होती है। अब यहाँ पे ये जो रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसी को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। यहाँ पे हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन की। सबसे पहले क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है पाइरूवेट में, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये वाला ना एग्जाम में पूछा भी गया है मैचिंग वाले में। अब यहाँ पे डिफरेंस आना स्टार्ट होता है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अब यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल का फॉर्मेशन। ये जो क्रेब्स साइकिल है इसमें पाइरूवेट के साथ में ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, और यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ आयंस भी यहाँ पे बनते हैं, जो कि आपको नहीं पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसके बाद होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब ये क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आयन जनरेट होते हैं ना क्रेब्स साइकिल में, वो ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या फिर अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे डिपेंड करता है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे हमने पढ़ा रेस्पिरेशन, उसके टाइप्स और उसके स्टेजेस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी इंसेक्ट होते हैं, सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिफरेंट होते हैं। अगर हम बात करें फिश की तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। कैटरपिलर या फिर इंसेक्ट की बात करें तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है स्पिरेकल। चिकन का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग, और जो स्पाइडर होता है इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है बुक लंग। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इमेज लगा दिया है कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एटीपी यानी कि एनर्जी जनरेट होती है, और इसमें जो ग्लूकोज होता है ना उसका पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है,
और एंड प्रोडक्ट यानी कि लास्ट में यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम बात करें एनएरोबिक की तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं होता और ये होता है साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे जो एनर्जी होती है बहुत ही कम अमाउंट में जनरेट होती है क्योंकि ग्लूकोज का ना पार्शियल यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट नहीं पाता और इसका एंड प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड या फिर अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पे ये चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। अब यहाँ से हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हैं, इससे आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, डैश आर सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव फॉर इजी पैसेज थ्रू ब्लड कैपिलरीज एंड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन MTS 2024 का है और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी सेल्स होती हैं जो कि सर्कुलर एंड बाई कॉन्केव होती हैं और इनसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट थोड़ा इजी होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रेड ब्लड सेल्स। जब हम ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि RBCs का जो शेप होता है वो बाई कॉन्केव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रेब्स साइकिल ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैरीड आउट विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रेब्स साइकिल जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये किस कोशिकांग में होता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है और जब भी आप एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया ही आंसर मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफन अफेक्ट्स द लंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जिससे कि लंग पे इफेक्ट पड़ता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्यूबरोकुलोसिस। और ये जो डिजीज़ वाला चैप्टर होता है वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको कराई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रीद अंडर वाटर। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी होती है जलीय जानवरों को जिससे कि वो ब्रीद कर पाएँ पानी के अंदर। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजॉल्व ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स, व्हाट इज द अदर नेम यूज्ड फॉर वॉइस बॉक्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि ह्यूमंस में जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो वॉइस बॉक्स के द्वारा होती है, इसका दूसरा नाम क्या है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको कहते हैं लैरिंग्स। ये क्वेश्चन भी 2024 का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बॉयज द ग्रोइंग लैरिंग्स इज विजिबल एज अ डिस्टिंक्ट बल्ज एट द फ्रंट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो बॉयज़ होते हैं उनमें जब लैरिंग्स ग्रो कर रहा होता है तो वो दूर से ही, मतलब बाहर से ही दिखता है, उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पायरुवेट होता है ये ब्रेक डाउन होता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में, यानी कि ऑक्सीजन की कमी में। ये चीज़ कहाँ पर होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमन मसल सेल में होती है। इसी वजह से मसल सेल में जब लैक्टिक एसिड बनता है तो क्रैम्प्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेस्पिरेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है प्राणायाम, इसको करने से लंग्स का जो एयर लेने की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव अप एंड आउटवर्ड एंड डायाफ्रैगम मूव्स डाउन। यहाँ पे कह रहे हैं जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन का मतलब सांस अंदर जब हम लेते हैं तो हमारे जो रिब्स होते हैं वो आउटवर्ड ऐसे बाहर की तरफ मूव करते हैं और जो हमारा डायाफ्रैगम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बोथ 1 और 2। यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन करेक्ट बनेंगे। इसी वजह से चीज़ें ध्यान से पढ़नी चाहिए। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट में पूछा हुआ है, CHSL 2023 का ही क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एक्सहेल्ड बाय ह्यूमन लंग्स।
यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको इसी वजह से बताई। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्सहेल्ड एयर है, जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो वो जो इमेज मैंने लगाया था इसी वजह से राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 4.4%। अगर आपसे पूछे कि जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है, तो 16.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं यानी कि कीड़े होते हैं, इनमें जो गैस एक्सचेंज के लिए ट्यूब का नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रैकिया कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वॉइस बॉक्स ग्रो कर रहा होता है बॉयज़ में, तो वैसे उभरा हुआ दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, उसको कहते हैं एडम्स एप्पल। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच पार्ट ऑफ द प्लांट अलाउज फॉर द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिमिट्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने की अनुमति देता है, जिससे कि वाटर का लॉस कम हो। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स आर नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो छेद होते हैं पत्तियों के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, इसको भी कहते हैं स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स फॉर गैस एक्सचेंज इन इंसेक्ट। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड ब्रॉट इन बाय द ब्लड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि पूरी बॉडी के ब्लड के द्वारा लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्वियोलाई। यहीं पे ही गैसेस का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन जो है पूरे ब्लड में छोड़ दिया जाता है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द लंग्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि लंग्स के बीच में कौन सी ग्रंथि मौजूद होती है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, थाइमस होता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको कहते हैं सीलिया। जब भी आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखे तो आप सीलिया आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इनवॉलेंटरी ब्रीदिंग। यहाँ पे कह रहे हैं कि अनैच्छिक श्वसन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं कि ये जो सिलिकोसिस है ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। इसको आप कह सकते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, क्योंकि ये उनको होता है जहाँ पे अगर वो काम करते हैं और वहाँ की बहुत सारी डस्ट है, केमिकल है, उन सारी चीज़ों को इनहेल करने की वजह से लंग्स में एक डिसऑर्डर होता है, इसका नाम होता है सिलिकोसिस। तो यहाँ से ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में कौन सी चीज़ सही है। पहला स्टेटमेंट है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। सेकेंड स्टेटमेंट है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू सेल। यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू जो सेल्स हैं उनके बीच में, तो ये राइट आंसर बनेगा, ये होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंट्री ऑफ एयर इनटू द लंग्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लंग्स में हमारी एयर जाती है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है एयर इंटर्स द बॉडी एंड ट्रेवल्स टू द लंग्स थ्रू द माउथ एंड नोज। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा कि जो एयर होती है वो हमारे लंग्स में पहुँचती है माउथ एंड नोज के रास्ते। यहाँ पे ना चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, पहला स्टेटमेंट ही यहाँ पे राइट आंसर है।
आज की क्लास में आपने पढ़ा है रेस्पिरेटरी सिस्टम और यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसको बेस मान करके ही मैंने आपको वो थ्योरी भी बताई है। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।